नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं केकर सत्ता केकर बारी। और आज जनता के सवालों का सामना करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, बिहार में आपका 6ठा साल बीत रहा है। विपक्ष से चलकर आप सत्ता तक पहुंच गए। 3 चुनाव का सामना किया आपने, हार से शुरू करके जीत तक का सफर तय किया है। कोरोना भी है। कितनी बड़ी चुनौती है बतौर रणनीतिकार? मैं जिस भी जनसभा में जाता हूं, सबसे पहले लोगों को यही कहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में निश्चिंत होकर तो बैठें, पर मास्क और गमछे का प्रयोग जरूर करें। और इतनी महामारी के बाद भी जो चुनाव कराने का निर्णय हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। विपक्ष तो इस निर्णय के खिलाफ था। हमेशा विपक्ष से आवाज उठती रही नहीं, कोरोना के मद्देनजर इस चुनाव को एक्सटेंड किया जाए। विपक्ष तो एक्सटेंड करते तो भी खिलाफ बोलता है, विपक्ष तो एक्सटेंड नहीं किया तो भी खिलाफ बोलना है। एक्चुअल में जो विपक्ष है उसकी दिक्कत ये है कि उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। उनको कह दो अभी रात है तो अभी कहेंगे कि नहीं नहीं दिन हो रहा है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तो चुनाव में जाने को तैयार है, चुनाव आयोग तय करे। वो कह रहे हैं हम जाने को तैयार नहीं है। और भारत के संविधान की धारा 324 में स्वतंत्र चुनाव कराने का निर्णय ये निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। और केवल ऐसा नहीं है, बिहार के चुनाव, काफ़ी राज्यों के उपचुनाव भी रह रहे थे, राज्यसभा के भी चुनाव रहते। आप सर, तो क्या आप ये मानेंगे कि लोग अपने प्रतिनिधि विहीन रह जाएं? क्या हम ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा आज भी सत्ता में होने के बावजूद बी टीम के तौर पर काम कर रही है? हम नंबर 1 की पार्टी नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा मानना गलत है। सवाल नंबर 1 और 2 नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये नेचुरल अलाई है। और ये जो हमारा गठबंधन है, ये 15 साल पुराना गठबंधन है। सर, शिवसेना इससे बड़ा और ज्यादा नेचुरल लोग मानते हैं जैसा कि, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं चल सका। हाँ, तो हमने शिवसेना को धोखा नहीं दिया। वहां भी आप बतौर रणनीतिकार थे बीजेपी के। थे तो शिवसेना ने हमको धोखा दिया। देखिए, गठबंधन धर्म में भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। हमारी पार्टी की राजनीतिक विचार यात्रा को देखेंगे, हमने हमेशा देश के लिए, देश के हित के लिए लगातार अपने गठबंधन धर्म को निभाया। छोड़ने वाले अपने राजनीतिक कारणों से हमें छोड़ सकते हैं, हम ये मानते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी जब इतना बड़ा बहुमत हमको मिला था, तो वो एनडीए की बैठक में एक वर्ड दिया था, नारा। या उन्होंने कहा था NARA जी, नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन। यस। इन दोनों को जब हम मिला करके चलेंगे तब भारत तरक्की कर सकता है। तो अगर क्षेत्रीय स्तर पर आकांक्षा रखने वाले कुछ दल हैं और हमें लगता है कि राष्ट्र निर्माण में वो अपनी भूमिका हमारे साथ जुटा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम गठबंधन करते हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री का दिया हुआ जो नारा का स्लोगन है। बिहार में भाजपा ने इस बार आत्मनिर्भर बिहार का एक नारा दिया है। ये नारा है या रणनीति है? ये हकीकत है, ये संकल्प है, ये निश्चय है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। और ये प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता देश के प्रति दर्शाई गई है, उस ओर बढ़ता हुआ कदम है। हम 15 सालों में बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी विषयों को काम करके हमने पूरा किया है। हमने 15 सालों में बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या 28 तक पहुंचा दी है। हमने 15 सालों में गंगा नदी पर 13 पुल बना दिए हैं। हमने 15 सालों में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत कर दी है। हमने 15 सालों में जीविका दीदी, टोला सेवक जैसे विषयों को कर कर निचले स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया। विपक्ष का तो कहना है कि कुछ नहीं हुआ। विपक्ष की बात छोड़ो, तथ्यों की बात करो। अब जब ये सारे विषय पूरे हो गए हैं, तो अगला मुकाम क्या? बिजली आ गई है, तो बिहार की जो विविधता है कृषि की, उसकी फूड प्रोसेसिंग चेन बढ़नी चाहिए। सड़क आ गई है, अब व्यापार बढ़ना चाहिए। डिजिटल क्रांति आ गई है, तो अब दुनिया के बाजार में बिहार की ताकत बढ़नी चाहिए। और इन सब का जो मिला जुला स्वरूप है, इन सब का जो लक्ष्य से बढ़ने का जो मार्ग है, उसी को आत्मनिर्भर बिहार कहते हैं। आपके सामने जो चेहरा है, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर मुझे मैंडेट मिलता है, मतलब मेरे गठबंधन को मैंडेट मिलता है, तो हम अपनी पहली मीटिंग में 10 लाख अस्थायी सरकारी रोजगार का सृजन करेंगे। और उनके मंत्रिमंडल में रीतलाल यादव, अनंत सिंह, ये लोग होंगे।
ये भी युवा ही हैं। हाँ, तो ये ऐसे युवाओं उनको मुबारक है। ये सब बिहार बनाएंगे। उनके अभी एक प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम माओवादी से कह के थाने उड़वा देंगे। ये बिहार बनाएंगे? कैसा बिहार बनाएंगे? केवल कह देने से कुछ होता है? और एक बात बताइए, वो तो 6 महीने उप मुख्यमंत्री भी रहे, 1 साल कितना समय रहे? हाँ, तो अपना कोई संकल्प बताएं। चलो 1 साल उनको मौका मिला, उन्होंने क्या विशेष किया? लेकिन आप लोग भी 15 साल इतना काम किया है, इसके बावजूद अगर आप चुनावी सभा में जाते हैं और ये कहते हैं कि आज के 15 साल पहले क्या हुआ था उसको याद करो, तो ये कौन सी मजबूरी है जो बार बार 15 साल पीछे जनता को ले जाने के लिए आपको मजबूर कर रही है? भारत में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। भारत में भारत की एकता और टुकड़े टुकड़े गैंग। आज इस देश को सबसे बड़ा खतरा अर्बन नक्सलवाद से है। और ये अर्बन नक्सलवाद जो है, मैं तो कह रहा हूँ और मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ कि आरजेडी के कंधे पर बैठकर उग्रपंथ के लोग बहुत तेजी से बिहार में घुसने जा रहे हैं। ये वही उग्र, मतलब आरजेडी मुखौटा है। आरजेडी मुखौटा रह गया है। क्योंकि देखिए, 1 साल में आरजेडी के साथ आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, चूंकि महागठबंधन का चेहरा आरजेडी से है और चेहरा को आप मुखौटा करार दे रहे हैं। मुखौटा करार दे रहा हूँ। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी के खिलाफ लालू जी भाषण दिया करते थे। इसी आरजेडी के समय में एक छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या हुई थी सिवान में। और आरजेडी के अब 2 पक्ष हो गए, एक सिवान में शहाबुद्दीन और एक माले। आज दोनों आखिर क्यों अपने आप को भूल करके इकट्ठे हैं? दोनों हिंसक हैं। आरजेडी का वो पक्ष को भी हम कहते हैं और आरजेडी के इस पक्ष को भी हम कहते हैं। और आप ये देखिए, बहुत चालाकी से उन्होंने जीतन राम मांझी के पार्टी को निकाला, उपेंद्र कुशवाहा को निकाला, वीआईपी को धोखा दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा दिया। आज आरजेडी नहीं है। आज आरजेडी तो केवल एक मुखौटा मात्र है। इनका संचालन तो वो उग्र वामपंथी कर रहे हैं, जिनसे एक समय में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, पटना ग्रामीण का क्षेत्र थर्राया करता था। इनका संचालन तो रांची के एक मेडिकल कॉलेज से, रिम्स से हो रहा है, ऐसा भी आरोप आप लोग लगाते हैं। नहीं, तो रिम्स वाले खुद ही कह रहे हैं कि इनमें राजनीतिक शिष्टाचार नहीं। रांची की सरकार कह रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान है। मैं आज बिहार के नौजवानों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि बताइए, 2000 में बिहार में चुनाव में 300 लोग मरा करते थे। 2019 के चुनाव में एक भी आदमी नहीं मरा। हमने शांति और लोकतंत्र को एक साथ स्थापित किया है। क्या ये शांति और लोकतंत्र हम वापस से उग्र वामपंथी माले जैसे संगठनों के आगे रख दें? ये तो बिहार के नौजवान को चुनना है। बिल्कुल। और किसके चक्कर में फैक्ट्रियां बंद हुई थी? क्यों डालमिया नगर बंद हुआ? क्यों चीनी मिलें बंद हुई? क्यों बिहार से पलायन हुआ? लेकिन आज भी बड़ी फैक्ट्री लगी नहीं वापस, क्योंकि 15 साल में इनके घाव को भरने में समय लगता है। आप मेरे शरीर पे घाव कर दो और आप कहो कि आप तो 500 मीटर दौड़े नहीं। अरे भाई, मेरे पहले घाव भरेंगे तभी तो 500 मीटर मतलब ये 15 साल हीलिंग प्रोसेस में, ये हीलिंग प्रोसेस रहा है। हमने अति पिछड़े वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण दिया है, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है, महिलाओं की पंचायत में 50% हिस्सेदारी करी है, शराबबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये क्यों उठाए हैं? क्योंकि सरकार ने केवल विकास नहीं है, सामाजिक सहभागिता का, सामाजिक समावेश का आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं आरजेडी को यह कहना चाहता हूं कि लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर का रास्ता माले का रास्ता एक नहीं है। लेकिन जिनको आप माले का रास्ता या वामपंथ उग्रवाद का रास्ता बता रहे हैं, उनके मसीहा कहते हैं कि मैं वामपंथ और उग्रवाद के रास्ते पर नहीं था, मैं गरीबों और दलितों के मुंह में आवाज दे रहा था। आवाज आनी पहले ज्यादा जरूरत थी, उसके बाद विकास होता। किन की आवाज? कौन कह रहा था? नाम बताइए, नाम बताइए। ये लालू जी का दावा होता है कि हमारी सरकार में दलितों को आवाज मिली, बोलने की आजादी मिली। नहीं, कहाँ? अब ये कौन सी आवाज है? इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अब तो इनके कंधे पर चढ़ कर के वो लोग आ गए हैं जिनके हाथ सेनारी कांड जैसे विषयों में रंगे हुए थे। बिहार भूला नहीं है उस दौर को। हम वैचारिक स्तर पर इसका विरोध करते हैं। हम वैचारिक स्तर पर कभी ये मंजूर नहीं करेंगे कि बिहार वापस वर्ग संघर्ष के दौर में जाए। और माले की जो थ्योरी है वो वर्ग संघर्ष की थ्योरी है, वही बिहार के लिए गलत है और उसके लिए हर बिहारी को वापस से चेतना होगा। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है
कि चूंकि लालू प्रसाद यादव जेल में है, एक लंबे समय से जेल में है, तो भूपेंद्र यादव अपनी पार्टी के और अपने गठबंधन के साथ वो सामाजिक समीकरण को लेकर चुनाव में जा रहे हैं जहां से माई समीकरण ध्वस्त हो जाए। मैं मानता हूँ माई जैसा कोई समीकरण जो है, पहली बात तो ये मानना गलत है कि हम समीकरणों की राजनीति करते। हमारा एक ही समीकरण है, वो है कि भारत की जय जयकार। हमारा एक ही समीकरण है, वो है गरीब का कल्याण। हमारा एक ही समीकरण है, वो है सभी राजनीतिक दलों का यही समीकरण करते तो नहीं है ना। 15 साल में ये नहीं किया ना, हम तो 15 साल में करके आए हैं। अगर हम आर्थिक समावेश, इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमने जनधन अकाउंट खोले। अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो आज एक भी रुपया बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। हम कृषि विकास की बात करते हैं तो हम किसान सम्मान निधि को बनाते हैं। हमारी सरकार है जिसने कृषि क्षेत्र के, सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ बिहार की सरकार ने भी जन जीवन हरियाली जैसा कार्यक्रम, कोई सरकार पर्यावरण का रचनात्मक कार्यक्रम लेकर भी आगे बढ़ सकती है, ये उसकी संकल्पना को दोहराता है। एक प्रश्न थोड़ा बिहार से बाहर चल के, पिछले एक साल में 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक, 3 बड़े फैसले हुए। फैसला तो ये राष्ट्रव्यापी था, सरकार के द्वारा लिया गया। कितना फायदा होगा इन तीनों इशू का बिहार के चुनाव में? ये मुद्दे ऐसे हैं जो देश के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये मुद्दे ऐसे हैं कि लंबे दशकों तक कांग्रेस ने समस्याओं को उलझा के रखा। हमने इनको सुलझाया है और इसको सुलझाने का हमें संतोष है। लेकिन इसको सुलझाने का संतोष होने के साथ साथ हमें इस बात की सुखद अनुभूति भी है कि आज इन विषयों को हमने सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया है। बिल्कुल। हमने किसी प्रकार का झगड़ा, फसाद कुछ होने नहीं दिया और ये हमारे नेतृत्व की उपलब्धि है। और हमारा मानना है कि जनता वोट देते समय नेतृत्व की कसौटी और उपलब्धियों के आधार पर वोट देगी और ये नेतृत्व की उपलब्धि पर इसका लाभ है। बिहार में जो आपका नेतृत्व है, वो सामने जो नेतृत्व है, दोनों की एज में बहुत बड़ा गैप है। आपका नेतृत्व जिस गठबंधन में आप जिनको नेता बनाते हुए, जिनको आगे रख के चुनाव लड़ रहे हैं, 15 साल से जिनके साथ हैं, उनकी उम्र और जो सामने है उनका उम्र, बहुत बड़ा गैप है। युवाओं का देश, युवाओं की बात, युवाओं का दौर, युवाओं का माहौल, मतलब डिजिटल चुनाव होने जा रहा है। लगता नहीं है कि थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग फैक्टर सामने है? तो केवल उम्र होनी चाहिए, परिपक्वता भी होनी चाहिए। आप अपना जो ड्राइवर रखेंगे, हवाई जहाज का जो पायलट रखेंगे, वो इमेच्योर रखेंगे या मैच्योर रखेंगे? नहीं भाई, मैच्योर रखेंगे। फिजिकल फिट और मैच्योरिटी है तो उसको चुनेंगे या यूथ और इमेच्योर को चुनेंगे? ये तो जनता जानती है मैच्योरिटी कहाँ पे है। ये शासन के लिए नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, फाइलें पढ़नी पड़ती हैं, विज़न रखना पड़ता है। जो स्कूल और कॉलेज नहीं गए वो विज़न कैसा लेकर के आएंगे? शायद यही इसी इमेच्योरिटी का ही परिणाम था कि पहले ही हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी का सृजन हो जाएगा। नहीं, अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले खुद तो किसी नौकरी के लायक बने। भाई नौकरी पाने के लिए कम से कम 12वीं पास होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है? बिल्कुल। ग्रेजुएट होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है? तो अभी तो बहुत सारे ओपन स्कूल है, कौन मना कर रहा है? आखिर ओपन स्कूल किस लिए बने हैं? बड़ी बात आपने कही। कम से कम मैं आज शासन का नेतृत्व करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को शासन के नेतृत्व करने में कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन शिक्षित होने की योग्यता हो, ये संविधान भी ऐसा नहीं कहता है। नहीं कहता है भाई, संविधान तो ये नहीं कहता कि आपको भाषण देना आना चाहिए। क्यों भाषण देने की प्रैक्टिस करते हैं? और हिंदी में क्यों भाषण देते हैं बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष भी? आखिर जब आप बाकी योग्यता निर्धारित करते हो, और योग्यता लेने में बुराई क्या भाई? अगर मान लो मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं योग्यता ले लूंगा तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, योग्यता तो आप परिष्कृत करें। परिष्कृत इसमें ये तो सलाह है, ये मेहनत तो दिखनी चाहिए ना। नेतृत्व ऐसा थोड़ी है कि आप आए और चूंकि एक परिवार में पैदा हुए तो आप नेता बन गए। आपने क्या अर्जित किया? कम से कम भाई डिग्री अर्जित कर लेते 12वीं तक की। केकर सत्ता केकर बारी के मंच पर भूपेंद्र यादव कितनी बड़ी जीत का दावा करते हैं? 3/4 बहुमत से एनडीए जीतेगा। वो कौन कौन से फैक्टर हों जिसको वोटर वोट करते समय आपके हिसाब से दिमाग में रखे? 3 महत्वपूर्ण चीज। शांति और लोकतंत्र को मजबूत करा, महिलाओं की हिस्सेदारी भागीदारी को बढ़ाया, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करते हुए बिहार को आत्मनिर्भर बिहार के रास्ते पे मजबूती के साथ खड़ा किया। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी। बात बड़ी रोचक हुई।
राजनीतिक नेतृत्व की योग्यता से लेकर उनके विजन तक बात गई, जिसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि 5 साल तक आप पर शासन कौन करेगा और कौन होगा आपका भाग्य विधाता। हमारी अगली कड़ी में हमारे सामने होंगे कोई और नेता और जनता के सवालों का सामना कर रहे होंगे कोई दूसरे दिग्गज। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए केकर सत्ता केकर बारी।